पे वो है ना। चलिए देखिए कर लीजिएगा, ठीक है। आपको कोलिजन बताया जाता टाइप्स में, आपको समझा दिया था हमने, ठीक है, और ले दिया था मतलब आप उसको ले निकालिएगा, लिखना ये आपका काम था, ठीक है, कोई किए नहीं है। अभी कितने लोग अभी घर से आने गाँव से कितने लोग अभी आए, डायरेक्ट आए, नेक्स्ट में लीजिएगा उसमें एडाम क्या वन डायमेंशनल कोलिजन कंडीशन बता दी गई थी और आपसे कोलिजन का भी बता दिया। आपने कोलिजन समझाया था बेटा, तो आपने कोलिजन क्या कहते हैं, तो ये बॉडी को लाइट कर रही है, कोलिजन के बाद तो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही है, वैसे कोलिजन को नाम दिया जाता है क्या, ऑब्लिक कोलिजन। अगर कोलिजन के बाद बॉडी जो है अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ऐसे कोलिजन को हम क्या कहते हैं क्या, ऑब्लिक कोलिजन। अगर सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उसे वन डायमेंशनल कोलिजन कहेंगे, कोलिजन ऑन स्ट्रेट पाथ और वन डायमेंशनल कहेंगे। अगर आपका डायरेक्शन कोलिजन के बाद डिफरेंट हो रहा है, बदल रहा है, तो उसे हम कहते हैं ऑब्लिक कोलिजन। क्या कहते हैं, ऑब्लिक कोलिजन। तो पॉइंट आपको इसे समझा दिया गया है, ठीक। और ऑब्लिक कोलिजन की एक कंडीशन बनता है क्या, जैसे हमारे बॉडी ये है और दूसरी बॉडी आपकी, इनका लाइन ऑफ एक्शन बेटा ये है सब हो जाएगा, और इनका लाइन ऑफ एक्शन ये है। अगर इसकी रेडियस सपोज है ए है और इस वाले के रेडियस होता है बी, ऊपर वाले जो भी आपका बॉल है, ठीक है, इसका बॉडी का रेडियस ए है, इसका रेडियस बी है, तो बोला जाता है फॉर ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन होने के लिए इन दोनों के बीच का जो लाइन ऑफ एक्शन है बेटा, इनके बीच की जो गैपिंग है ना, अगर मान लो हमने वाई से दिखा दिया तो वाई की वैल्यू मस्ट बी लेस देन ए प्लस बी होना चाहिए। अगर इनके बीच की गैपिंग इनके रेडियस के सम से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे है दूसरा यहाँ पे है, ये ऐसे चला जाएगा फिर ऐसे चला जाएगा, तो कोलिजन वहाँ पे नहीं होगा। यानी ऑब्लिक कोलिजन होने के लिए इन दोनों जो लाइन ऑफ एक्शन है, दोनों लाइनें जिस लाइन को मूव कर रही हैं, उनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो हमेशा इन दोनों के रेडियाई के सम से क्या होना चाहिए, लेसर होना चाहिए, स्लाइटली लेसर हो, ठीक। उस कंडीशन में क्या होगा, यानी कि 0 से बड़ा हो, कैसा 0 से बड़ा हो, और इन दोनों के सम से कैसा हो आपका छोटा, 0 से बड़ा होना चाहिए और इन दोनों के सम से कैसा होना चाहिए आपका छोटा होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसे कोलिजन को हम लोग कर देंगे बेटा ऑब्लिक कोलिजन। ये ऑब्लिक कोलिजन की क्या होती है, कंडीशन होती है ऑब्लिक कोलिजन होने के लिए, ठीक। इन दोनों का जो सम होता है, ठीक, वो हमारा इससे इनके बीच के सेपरेशन से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा सिचुएशन है तो ऑब्लिक कोलिजन होगा, अदरवाइज ऑब्लिक कोलिजन नहीं होगा। और ऑब्लिक कोलिजन के बाद होता क्या बेटा, एक वाला ब्लॉक इधर की तरफ मूव करेगा, दूसरा वाला ब्लॉक इधर की तरफ मूव करेगा। हमने किया था अगर ये M1 मास वाला था और ये आपको बोला था M2 मास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी सबसे पहले इसका U1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपका U2, ठीक। तो उस केस में यहाँ पे इसके फाइनल कोलिजन की मास वेलोसिटी अगर V1 हो रहा है, सेकंड इसका V2 हो रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट आप डालेंगे, एक V1 के डायरेक्शन में जो आपका है थीटा के ये थीटा1 है और ये वाला हमारा का थीटा2 है। थीटा1 के डायरेक्शन में जो होगा ये V1 और थीटा1 होगा, ठीक। और थीटा के अपोजिट कंपोनेंट जो मिलेगा ये V1 sin थीटा। ऐसे इसका जो होगा ये आएगा V2 और थीटा2 और इसका परपेंडिकुलर आएगा V2 sin थीटा। समझ में आ गया। जब ऑब्लिक कोलिजन हम लोग पढ़ेंगे बेटा, तो ऑब्लिक कोलिजन में दोनों कोलिजन के बाद बॉडी डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे। याद रखना है कोलिजन से पहले दोनों का जब केवल एक्स एक्सिस में मूवमेंट हो रहा है, मतलब वो डिस्टेंट पाथ में मूव कर रही है, इसका मतलब कोलिजन से पहले जो मोमेंटम होगा केवल वन डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में है, तो कोलिजन के बाद भी रिजल्टेंट मोमेंटम एक्स में ही मिलेगा, वाई वाला क्या हो जाएगा 0 होगा। तो वाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आपको बात करते हैं बेटा, बात करते हैं कि ऑब्लिक कोलिजन हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, तो इस केस में बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम
थीटा वन और प्लस कितना है M2 V2। अगर खुद के ऊपर साउंड कम करवा दे तो बजा दे और उसी वाले से को बोल दो इस बोल थोड़ा सा साउंड कम कर दे। फिर हम लोग IS बन गए तो इंडक्टर बनते हैं। या डायरेक्टली रखेंगे तो दोनों का डिफरेंस मिलेगा। ठीक, अगर वेक्टर फॉर्म में आप देखेंगे जैसे यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में चाहिए यहाँ पे लिखेंगे M1 V1 sin थीटा 1 प्लस M2 V2 sin थीटा। क्योंकि दोनों आपस में कैसे हैं, एक प्लस वाई में है दूसरा किसमें है माइनस वाई में। अगर आप शिफ्ट करेंगे यहाँ से M1 साइन अगर हटाते हैं तो R करके हम लिख सकते हैं बेटा M1 V1 sin थीटा 1। और अगर आप साइन वेक्टर को हटाते हैं, वेक्टर नहीं हटाएंगे तो आप लिखेंगे M2 V2 sin थीटा 2 R। अगर वेक्टर को हटा देंगे तो सीधे लिख सकते हैं M1 V1 sin थीटा 1 इक्वल टू M2 V2। अगर वेक्टर को रिमूव कर देंगे आप इसके बेस पे जो भी हमें अननोन चीज़ें पूछी जाएंगी आप फॉर्मूले रख देंगे वो आपको निकल आता है। ठीक, जनरली अगर मासेज हमारे बराबर बराबर हैं कैसे हैं, मासेज बराबर V1 sin थीटा 1 इक्वल टू V2 sin थीटा 2, एक थीटा दिया रहेगा दूसरा हमें निकालना होगा। अगर मासेज भी अलग अलग है तो मास और वेलोसिटी भी होगी तो एक थीटा होगा दूसरा थीटा निकालना होगा। अगर थीटा 1 थीटा 2 दिया गया है तो M1 M2 दिया होगा, V1 और V2 में से एक नोन होगा एक अननोन रहेगा। मतलब एक क्वेश्चन जो है एक ही अननोन हमें बार निकाल सकते हैं। एक सिंगल क्वेश्चन से वन टाइम में एक ही हमारा अननोन क्वांटिटी क्या किया है मेजर किया है। तो यहाँ से आप डिटरमाइन कर लेते हैं क्या हमारा कैसे होगा उसके बेस पर रिलेशन हो जाता है। ठीक, निकाल दिए ऐसे नहीं डिफाइन करेंगे लेकिन आप देखो भी देखिए ये टू पार्टिकल्स अभी डिस्कस नंबर के पहले पॉइंट नोट करिए तब हम करेंगे।
initial line of motion. Along the initial line of motion, then collision is called oblique collision. Then collision is called oblique collision. अब नीचे के पार oblique collision, पार oblique collision, पार करंट से नोट कर लेने छोटा, पार oblique collision, अपना पार oblique collision, देखिए separation between separation between line of actions of separation between line of actions of separation between line of actions of both particles ऐसे दिखा दो बेटा, ये दिखा दो, ये ऐसा ना जीरो से बड़ा हो और ए प्लस बी से क्या छोटा हो, डायग्राम बना दीजिए दोनों पार्टिकल के बीच में सेपरेशन होना चाहिए, जिससे इनके रेडियाई के सम से जैसा होना चाहिए, ठीक। और जीरो हो गया तो भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जीरो से हमेशा बड़ा हो और क्या हो, दोनों की रेडियस छोटा हो।
balls of masses, two balls of masses, two balls of masses, 5 kg, 1 kg and 2 kg, 1 kg and 2 kg, respectively, 1 kg and 2 kg, respectively, are moving around different lines with velocity 5 meter per second and 5 meter per second and 3 meter per second respectively, 3 meter per second respectively. मतलब पीछे वाला 5 से जा रहा है, आगे वाला 3 से जा रहा है, ठीक, 3 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, लिखिएगा। दे कोलाइड आपकी ऑप्टिकली, दे कोलाइड्स ऑप्टिकली, दे कोलाइड ऑप्टिकली एंड आफ्टर कोलिजन, after collision 1 kg ball makes an angle, 1 kg ball makes an angle, 1 kg ball makes an angle 60 degree, makes an angle 60 degree from initial direction while second ball makes 45 degree from initial direction. पहला बॉल 60 डिग्री बना रहा है, दूसरा वाला 45 डिग्री बना, ठीक है। इस वेलोसिटी आप फर्स्ट बॉल इज फर्स्ट बार आफ्टर कोलिजन is then determine velocity of second ball. Determine velocity of second ball after collision. Determine velocity of second ball after collision. Collision के बाद second ball की velocity क्या होगी वो आपको निकालनी है। Velocity of second ball after collision. जल्दी से निकाल दिए बेटा। आपको दिया गया है दोनों पार्ट में बेटा कोलाइड कर रहे हैं ना। कोलिजन के बाद में जो लाइन ऑफ एक्शन था जिससे ये वाला 60 डिग्री बना रहा है। अब कोलिजन के पहले से वेलोसिटी जो दी गई थी 5 मीटर पर सेकेंड था और मास 1 kg था। कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक, और एंगल आपको 60 डिग्री बनाना है। दूसरे वाले बॉल की वेलोसिटी आपको क्या दिया बेटा, और इसकी एंगल दिया 45 डिग्री। इसकी वेलोसिटी आपको v2, ये मान लो v1 है, ये v2 आपको निकालना है, ठीक। मास की जो वैल्यू दी गई है था ये 2 kg का था और इनिशियल वेलोसिटी इसकी 3 मीटर पर सेकेंड।
हाँ? आपको स्टेशन रोड से यहाँ तक आना रहता है, कौन सा रोड अपनाती है? हाईवे। हाँ, देख तो स्टार्टर रूट हम लोग क्या करते हैं, चूज करते हैं। उस कंडीशन में स्टार्टर रूट से क्या करेंगे हम लोग, तो चलेंगे यहाँ पे देखो, यूज करेंगे बेटा m1 b1 sin थीटा 1 इक्वल टू m2 b2 sin थीटा 2। m1 की वैल्यू 1 कीजिए बेटा, पहले वेलोसिटी कितना है 6, sin की वैल्यू 6 था इक्वल टू m2 की वैल्यू 2 कीजिए, वेलोसिटी निकालना है ना, वेलोसिटी वैल्यू 1 बाय कितना है 25 दिया है। आप 30 दे सकते थे, फिर आप फिर दूसरी की आपसे बना दीजिए। b2 चाहिए बेटा, तो b2 पहले पर इधर आ गया 6√3 और ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा इनको √2। अब हम ये वाला 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आएगा 2 3 या 6 और ये 2 से एक बार काटोगे तो √2 आ जाएगा, बचेगा 3√3/2 3√3/2। अब √3 की वैल्यू लगा दो, √2 की वैल्यू लगा दो, फिर उसको क्या साथ डिवाइड करके उसके बाद उसका आगे रूट ले लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या बनेगा, ठीक है, कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। और नहीं है तो इसी टर्म में आपको दिया जाएगा, आप उसी टर्म में ले लीजिएगा b2 की वैल्यू 3√3/2 मीटर पर सेकंड आता है। ये वेलोसिटी हमारा बेटा सेकंड वाल का आफ्टर क्या कोलिजन, कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी सेकंड वाल में है वो यहाँ से जो अपडेट कर देते हैं, ठीक है।
भेजा गया तो उसमें एक कंडीशन था मोमेंटम एंड एनर्जी वो था कंजर्व, यानी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कोलिजन में दोनों कंजर्व होगा, यानी कोलिजन से पहले मोमेंटम, कोलिजन के बाद मोमेंटम, कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी, कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी। अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक नेचर के हैं तो ऑलवेज दोनों की वैल्यू क्या होती है, बिफोर एंड आफ्टर सेम सेम मिलेगी। ठीक, प्रॉपर्टी इलास्टिक कोलिजन की ये प्रॉपर्टी आपकी होती है। बाकी अगर हम लोग क्या लेते हैं, इलास्टिक कोलिजन लेंगे तो हमेशा एनर्जी को चेंज होगा। ठीक, तो लिखिएगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, देखिए ड्यूरिंग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ड्यूरिंग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ड्यूरिंग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ड्यूरिंग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी both, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी both will be conserved, both will be conserved। अब यहाँ पे अगर एक बार हम लोग यूज करेंगे both will be conserved। ठीक, अगर कोलिजन हम लोग जिस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये इलास्टिक की जगह रिप्रेजेंट करें तो एक बार अप्लाई कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और दोबारा अप्लाई कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ क्या, एनर्जी। एक बार मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिए, दोबारा क्या लगा दिए, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिए, और दोनों से जो रिलेशन हमारा मिलेगा बी यू के बीच में उन्हीं को डिवाइड करके हम लोग यहाँ पे आप एक टर्म भी यूज करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, पीछे बताया है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है। तो देखिएगा क्या लिखिएगा, बोथ आर कंजर्व्ड। ठीक, देखिए ये एसोलिक फिगर, ये ऐसे लग रहा है एसोलिक फिगर, एसोलिक फिगर बना लीजिए आप समझ लीजिए कब लिखिएगा। देखो बेटा, अगर हम लोग यहाँ पे बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर एनर्जी कंजर्वेशन का आप यूज करते हो बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो सबसे पहले मोमेंटम कर लो, पहले मोमेंटम कर लीजिए तब एनर्जी करिएगा। बाई कंजर्वेशन आप पहले मोमेंटम करो तब एनर्जी करिएगा। मोमेंटम और कंजर्वेशन की हम दो बात करेंगे तो कोलिजन के पहले मोमेंटम, कोलिजन के बाद मोमेंटम, दोनों क्या होने चाहिए, सेम सेम होने चाहिए। कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद दोनों मोमेंटम की वैल्यू सेम होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया पी इनिशियल पी माइनस के बराबर होगा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v। एक ही लाइन पे चला तो यहाँ पे हमें वेक्टर दिखाना बहुत कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि लाइन ऑफ वेक्टर सेम सेम है, सबका डायरेक्शन सेम रहेगा तो आपको ऑलवेज ऐड ही होगा। अब क्या करें हम लोग, m1 वाले वेक्टर को एक साइड पे कर लेंगे, m2 वाले वेक्टर को एक साइड पे, m1 वाले को एक साइड पे, m2 वाले को एक साइड पे। देखो m1 यहाँ है, यहाँ पे m1 है, इसको एक साइड में कर दो, m1 u1 माइनस m1 v1, इधर करो m2 v2, ये जाएगा उधर माइनस हो जाएगा m2 v2। ठीक, देखो यहाँ से हम कॉमन करेंगे तो u1 माइनस v1, u1 माइनस क्या हो गया, v1 हो गया, और यहाँ से करेंगे ये आ जाएगा m2 कॉमन हो जाएगा v2 माइनस u2, v2 माइनस क्या हो जाएगा, u2 के बराबर होगा। तो अब v2 माइनस क्या कर रहे हैं हम लोग, अगर u2 कर रहे हैं तो कंडीशन क्या बन रहा है, एक रिलेशन इसको हम बना लेंगे बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए। सेकंड करेंगे बाई कंजर्वेशन ऑफ, बाई कंजर्वेशन मोमेंटम हो गया, सेकंड लिखेंगे बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी कंजर्वेशन की आप बात करोगे, किसकी बात करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे सिचुएशन क्या होगा, पहले कोलिजन के पहले काइनेटिक एनर्जी, कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए। E की इनिशियल
बाद यहाँ से लिखेंगे तो आएगा हाफ m1 e1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 हाफ m1 e1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 e2 स्क्वायर हो गया इक्वल टू हाँ है सर बस सीधे बैठिए प्रॉफिट होके बैठिए और यहाँ तक सेकंड से ये समझाया करें वैसे नहीं बहुत ज़्यादा सब कुछ ना हाफ m1 e1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 देखो हाफ सभी कंपोनेंट में है तो हाफ क्या हो जाएगा कैंसिल यहाँ से m1 e1 वाले का आपका हो जाएगा m1 वाले कंपोनेंट को फिर एक तरफ कर लो जब फिर एक तरफ करेंगे देखो ये हाफ 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 क्या हो गया कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा फिर कॉमन करके कैंसिल करते हैं ये वैल्यू आ जाएगी कितनी m1 e1 स्क्वायर इसको m1 वाले इधर आओगे माइनस हाफ m1 e1 स्क्वायर इक्वल टू m2 e2 स्क्वायर माइनस जैसे यहाँ कॉमन किया था ना ऐसे यहाँ पे बेटा कॉमन करो जब कॉमन करोगे m1 कॉमन आएगा e1 स्क्वायर माइनस e1 स्क्वायर m2 कॉमन होगा e2 स्क्वायर माइनस सेकंड में क्वेश्चन फर्स्ट से डिवाइड कर अभी करूँगा अभी टाइम देंगे नहीं दीजिएगा जब समझाएगा तो समझ लिया करिए फिर लिखा करिए कार्ड हमें उतना देर उतना पड़ता चाहे दोनों लिखते रहेंगे और आप अभी अपने अभी लिखोगे तो बाद में समझने का टाइम हुआ तो समझा नहीं लिखने का टाइम हुआ तो बैठे रहेंगे आराम से लिखिए लेकिन थोड़ा फास्ट लिख करिए ठीक है आपको टाइम लिखने के लिए देंगे तो ये किस है यहाँ पे देखिए आपने निकाला क्या है क्वेश्चन सेकंड अब सेकंड में फर्स्ट डिवाइड कर दो dividing equation second by first is अभी ये देखना अभी मैं करके आपको निकाल कर देंगे यहाँ पर हो जाएगा देखो पहला इक्वेशन आया था m1 e1 m क्या e1 माइनस v1 ठीक है m1 e1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस v2 और बाद में आया m1 e1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर और राइट साइड में आया m2 v2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन m1 u1 माइनस v इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन m2 क्या v2 माइनस ये आया था ना सेकंड बेटा सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन से डिवाइड कर देखो m1 m1 m2 m2 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर मिल सकते हैं बेटा क्या u1 माइनस v1 इनटू u1 प्लस v1 लिख सकते हैं ना भाई a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b इसका फॉर्मूला पढ़ा था मैथ में नहीं पढ़ा था पता नहीं क्या पढ़े तो पढ़े बहुत तरह के ना चलो फिर आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b इनटू a माइनस b तो हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे बेटा u1 प्लस v1 इनटू u1 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस v1 इक्वल टू ऐसे v2 प्लस u2 इनटू v2 माइनस u2 अपॉन v2 माइनस v2 देखो माइनस वाला फैक्टर ऊपर नीचे क्या कैंसिल करेगा बेटा यहाँ पे कौन निकल गया बचा क्या v1 माइनस v1 v1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस अब जरा u को एक साइड में रोटेट कर लो और v को एक साइड में कर लो तो आएगा u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1 इसे कहते हैं बेटा u1 माइनस v1 को u1 माइनस v2 को क्या रहता है क्या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हिंदी में कहेंगे टक्कर से पहले दोनों की क्या आने की वेलोसिटी कहते हैं क्या कहेंगे हिंदी में कितने लोग हिंदी वाले बताओ बताओ क्या कहेंगे टक्कर से पहले सापेक्षिक वेग टक्कर के बाद सापेक्षिक कितना टेढ़ा हिंदी है इसलिए सीख लो तो ये हो गया क्या रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इसे कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ठीक
रिलेटिव वेलोसिटी, या इसी को कहा जाता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सिस्टम में पढ़ो तो जब भी हमें उसी टर्म में हम लोग कॉन्सेप्ट है तो उसी टर्म में पढ़ लीजिए। इसी कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बेटा, वेलोसिटी ऑफ क्या अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी के बराबर ही रहेगा, ठीक। और इसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और दूसरा हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब यहाँ पीछे देख लीजिए डायग्राम। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब यहाँ बेटा कोलिजन होने के लिए इस कंडीशन में हमेशा यहाँ कोलिजन होने के लिए u1 की वैल्यू हमेशा u2 से ज़्यादा होना चाहिए। भाई पीछे वो दूसरा है तो पीछे वाले वेलोसिटी ज़्यादा होगी तभी आगे वाला इसकी टक्कर होगा। तो u1 की वैल्यू जो होनी चाहिए वो हमेशा u2 से क्या ग्रेटर होना चाहिए। और सेपरेशन होने के लिए v2 की वैल्यू जो होनी चाहिए ये क्या v2 ग्रेटर दैन v1 होना चाहिए। यानी कोलिजन के बाद सेपरेशन अगर होगा तो v2 ग्रेटर दैन v1, और अगर क्या हो रहा है अप्रोच हो रहा है तो u1 ग्रेटर दैन क्या हो जाएगा u2। इसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर देते हैं क्या होगा कैसे होगा, इसके बेस पर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक। यहाँ से ले लीजिए, वहाँ से ले लीजिए, उधर तक का ये वाले पार्ट में अटेंड किया गया। ये केस आपका होता है, यहाँ से आप क्या करेंगे रिप्रेजेंट कर लेंगे कैसे होगा क्या होगा, इसके बेस पर आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक। नेता लोग का पार्ट होता है ना, जब फोटो क्लिक होना जानते हो, जैसे हमारे बीच में बैठे हैं तो पीछे चार को छोड़ देंगे, ऐसा लगेगा पीछे भीड़ बहुत ज़्यादा दूरी का आगे वाली दिखती है ना जी। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसकी वजह से यहाँ से प्रेजेंटेशन आपको अपना करना है, ठीक।
ऑफ रेस्टिट्यूशन और जो समझाया गया था कोफिशिएंट ऑफ क्या रेस्टिट्यूशन क्या आता था लास्ट में आपको बताया था कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कंडीशन होगा ही नहीं भाई टकराए तो बॉडी दोनों बॉडी आपस में चिपक गए साथ
ग्रेटर 1 से लेसर होता है, यानी लाइट में 0 एंड 1, यहाँ पे डी की वैल्यू जो होगा कि ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 बनेंगे। ये आपका होगा वोल्टेज कैसा होगा, ये वैल्यू हम यहाँ से निकाल रहे हैं। V1 किसका वेलोसिटी होगी, M1 वाले की। तो ये तो हम डायग्राम में बनाया था, जो डायग्राम बनाया उसे ऐसा लिख रहे हैं, M1 वाले की वेलोसिटी कोलिजन के बाद V1 है, तो V1 हमें निकालना है। तो M1 जिसका निकालना है, M1 उसका मास माइनस दूसरे का मास, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इनटू पहले बॉडी की जो वेलोसिटी कोलिजन के पहले था, ठीक। ये हो गया फर्स्ट बॉडी के, और प्लस 2 टाइम्स आप क्या मास की वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी 2 M2 इनटू अपॉन M1 प्लस M2 M2 इनटू अपॉन M1 प्लस क्या M2। इस फार्मूले में रख के अगर दो बॉडी कोलाइड कर रही है तो कोलिजन के बाद पहली बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वो हम लोग निकाल लेते हैं। ऐसे ही जब सेकंड बॉडी की हम बात करेंगे, दूसरे बॉडी का कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या होगा, जिसका निकालना है उसका मास माइनस नेक्स्ट बॉडी का मास अपॉन टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी, ठीक। जैसे यहाँ पे क्या लिया, वेलोसिटी पहले बॉडी निकाला तो पहले की वेलोसिटी, पहले का मास माइनस दूसरे का मास अपॉन टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ पहली बॉडी प्लस 2 टाइम्स द मास ऑफ सेकंड बॉडी इनटू वेलोसिटी अपॉन टोटल मास, ठीक। ऐसे V2 निकालोगे तो इसी कांसेप्ट पे कहानी M2 माइनस कितना M1 अपॉन M1 प्लस M2 इनटू क्या लिखे हैं, जिसका निकालना है उसकी वेलोसिटी, ठीक, प्लस 2 टाइम्स ऑफ M1 U1 अपॉन कितना M1 प्लस M2। ये वेलोसिटी मेरा सेकंड बॉडी का हो जाता है। ये कोलिजन के बाद सेकंड बॉडी की वेलोसिटी रिलेशन से हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक। तो क्या होगा, कैसे होगा, उसके बेस पर प्रेजेंटेशन हो रहा है, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, इसी क्वेश्चन का यूज करके बाद हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे, बाद में वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक।
टकराती है उसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल बॉडी। जिसके साथ टकराएगी उसे कहेंगे टारगेट बॉडी। जैसे मान लो ये हैं, ये दौड़ते हुए आए, इनसे टकरा गई, ये कहलाएगी टारगेट बॉडी और ये कहलाएगी क्या, प्रोजेक्टाइल बॉडी। मतलब जो बॉडी आ रही है टकराने से पहले वो क्या नाम देंगे उसको, प्रोजेक्टाइल, और जिससे जाके टकराएगा उसे क्या बोलेंगे, टारगेट बॉडी। ठीक है, तो कंडीशन होगा, पहला केस होता है, देखिएगा एक प्रोजेक्टाइल है टारगेट, बॉडी आर सेम मास, प्रोजेक्टाइल है टारगेट, बॉडी आर सेम मास। अगर प्रोजेक्टाइल और टारगेट बॉडी के मास सेम दैट इज m1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो इसी फार्मूलों का यूज करके हम लोग निकालेंगे। अगर m1 और m2 आपस में बराबर है, ध्यान देना, इसको मान लो मैं क्वेश्चन बना लिया था, इसको बनाया सेकंड, सामने क्वेश्चन फर्स्ट, सामने क्वेश्चन कैसे फर्स्ट, अगर m1 और m2 बराबर है तो देखो क्या तो पहले सामना वाला m1 m2 बराबर, यहाँ डिफरेंस है ना, तो डिफरेंस से ये फैक्टर पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। अगर दो चीजें इक्वल इक्वल है उनका डिफरेंस करोगे तो जीरो, और जीरो से नियम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक, ये फैक्टर पूरा पहला वाला जीरो हो जाएगा, दूसरा वाला कंपोनेंट हमें मिलेगा। ठीक, तो u1 की वैल्यू में v1 की जो वैल्यू होगी, देखो तो m1 m2 बराबर है, तो 2m into u2 अपॉन m प्लस m, फिर क्या, और 2m 2m क्या, ऐसे v1 की वैल्यू u2 करा। ठीक, एंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में हमारे करते हैं, तो v2 की वैल्यू देखो, आपके बाद ये वाला फैक्टर कैंसिल होगा, m2 m माइनस m, जीरो, जीरो से पूरे मल्टीप्लाई का तो क्या आ जाएगा, जीरो, बचेगा क्या, 2m into u1 अपॉन m प्लस m2m, तो बचेगा v2 की वैल्यू 2m into u1 अपॉन m प्लस m2m, फिर 2m क्या हो गया, कैंसिल, v2 की वैल्यू u1 के बराबर। इसका मतलब समझो, यानी कि कोलिजन के पहले m1 वाले का u1 था बेटा, और m2 वाले का कितना था, u2 था। कोलिजन के बाद इसका v1 हो गया m1 वाले का, और m2 वाले का v2 हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या मिला, u1 की वैल्यू v1 की वैल्यू u2 के बराबर, यानी v1 की वैल्यू यानी इसकी वेलोसिटी कोलिजन के बाद दूसरी वाले के बराबर हो गई, और इसकी वेलोसिटी तो v2 वाला किसके बराबर हो गया, इसलिए मतलब आपस में वेलोसिटी का इंटरचेंज हो जाता है। अगर दो बॉडी हैं, ध्यान रखिएगा पॉइंट, दो बॉडी हैं आइडेंटिकल मास की हैं, आपस में हेड-ऑन कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक हेड-ऑन कोलिजन हो रहा है, उस कंडीशन में कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। इंटरचेंज होने का मतलब अगर एक वाले पीछे वाले 10 से आ रही है, आगे वाले 5 से जा रही है, टकराने के बाद पीछे वाले 5 हो जाएंगे, आगे वाले की 10। लेकिन कब, जब परफेक्टली बेटा इलास्टिक कोलिजन हो और उनके मासेस आपस में कैसे हो, सेम, तब के लिए क्राइटेरिया होता है, समझ गया, मतलब वेलोसिटी का इंटरचेंज हो जाता है। मान लो आगे वाले रुकी हुई थी, पीछे वाले गए तो तब क्या होगा, अगर टारगेट बॉडी रेस्ट में है और जो प्रोजेक्टाइल बॉडी है वो आया, टकराने के बाद क्या सिचुएशन आएगा, पीछे यानी प्रोजेक्टाइल वाली रुक जाएगी, टारगेट वाली उसी वेलोसिटी से मूव कर जाएगी। ठीक है, जैसे आपको एक बताया था कैरम खेलते समय कभी कभी ऐसा कंडीशन बनता है कि स्ट्राइकर जाके रुक जाता है और जो सामने वाला होता है वो मूव कर जाता है उसी डायरेक्शन में, लेकिन ऐसा एरर होता है, तो कंडीशन उस समय हमारा एग्जिट कर सकते हैं, वो भी होता नहीं परफेक्टली लास्टिक, उसमें वहाँ फ्रिक्शन पाया जाता है। ठीक है, बट आप कंसीडर कर सकते हो, दिखा दीजिए।
इसका चेंज मैंने कोई स्टेटमेंट आज दीजिए दैट इज आफ्टर कोलिजन both bodies exchange their velocity both bodies exchange their velocity if their masses are equal अगर उनके मास बेटा बराबर हैं उनकी वेलोसिटी आपस में क्या हो जाती है एक्सचेंज हो जाती है ठीक एक वाला दूसरे को दूसरा वाला पहले को ट्रांसफर हो जाता है इसका चेंज हो जाता है सेकंड पॉइंट लिखिएगा बेटा सेकंड पॉइंट इसका केस सर्किट का लिखिएगा if सेकंड बी पॉइंट है सेकंड पॉइंट में जो बना रहा if massive projectile massive मतलब बहुत heavy if massive MASSIVE if massive projectile collide with lighter target if massive projectile collide with lighter target मैसिव बॉडी जो है वो लाइटर टारगेट बॉडी से क्या कर रहा है कोलाइड कर रहा है कोलाइड विद लाइटर टारगेट तब कंडीशन क्या होगा बेटा तब सिचुएशन क्या आएगा अगर मैसिव बॉडी लाइटर टारगेट से कोलाइड करे तो सिचुएशन क्या बनेगा मैसिव बॉडी लाइटर बॉडी को अपने साथ लेकर चला जाएगा हाँ बेटा मैसिव बॉडी लाइटर बॉडी को अपने साथ जिस डायरेक्शन में जाएगा उस तक डायरेक्शन में लेकर चला जाएगा मतलब मैसिव बॉडी की वेलोसिटी कोई चेंजेस आएंगे या नहीं हल्का सा चेंज आएगा आ जाएगा क्या है लाइटर बॉडी का उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा कितना उसके अप्रोच में आधा हाँ उसके अप्रोच में आधा देखिए अगर बेटा बोला गया मैसिव बॉडी जो है सेकंड केस था मैसिव टारगेट मैसिव का प्रोजेक्टाइल मैसिव प्रोजेक्टाइल यानी कि कहने का मतलब ये है कि M1 की जो वैल्यू है ये बहुत बड़ी है किसके मुकाबले M1 ग्रेटर देन M2 M1 की जो वैल्यू है M2 के स्क्वायर बहुत ज़्यादा है तब क्या होगा देखो V1 की वैल्यू फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू क्या U1 प्लस M2 इंटू अपान ये बड़ा है बोला क्या दिया M1 बहुत बड़ा है M2 के रिस्पेक्ट में M1 की वैल्यू बहुत बड़ी है किसके रिस्पेक्ट में M2 के रिस्पेक्ट में ट्रेन आ रही है मोटरसाइकिल वाला ट्रैक पे आ गया तो ट्रेन क्या करेगी पीछे भाग जाएगी उसके स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं होता है हम लोग क्या करेंगे ये बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है क्योंकि छोटी क्वांटिटी होती है डिवाइड या सब्ट्रैक्ट होती है
टाइम्स 2 गुना और माइनस उसकी अपनी जो वेलोसिटी थी उसको घटा, ठीक, वो छोटी वाली बॉडी की वेलोसिटी हो जाती है। अगर छोटी वाली बॉडी रेस्ट में है तो टकराने के बाद हैवियर बॉडी की जस्ट डबल वेलोसिटी से मूव कर जाएगी। पॉइंट ध्यान रखना। जैसे मान लो एक हमने पेन पहना बेटा, जैसे इनका पेन है ये सपोज दैट इतना वेट है, नहीं मानिए ये इसके रिस्पेक्ट में हैवियर कैप खड़ी, ये कैप है एक लाइटर बॉडी और ये हैवियर है। अगर इसे हिट करें ना, क्या करें, इससे हिट करें, जितनी वेलोसिटी से आएगी उसकी डबल वेलोसिटी जाएगी। और टकरा के दिखाए कैसे करेगी, जितनी सी गई थी उसकी डबल वेलोसिटी से क्या करेगी, वो मूव करेगी, ठीक। तो उस केस में क्या होगा, जितनी वेलोसिटी से हैवियर वाला जाता है ना, लाइटर वाला उसको जस्ट डबल वेलोसिटी से क्या करेगा बेटा, मूव करेगा, ठीक है। अगर लाइटर वाला कैसा रेस्ट में है और जो लाइटर बॉडी की वेलोसिटी से जा रही थी उसके डबल में से क्या करेगा, उसकी अपनी जो वेलोसिटी थी उतना माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। ध्यान से वैल्यू मिल जाता है। कोलिजन के बाद लाइटर बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, हैवियर बॉडी की वेलोसिटी। तो हैवियर बॉडी कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे अब ट्रैक रोटेट जा रहा है, कोई साइकिल वाला आके भिड़ा दे तो साइकिल को इफेक्ट रुक जाएगा क्या, अगर वो ब्रेक ना लगाए तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन साइकिल वाला क्या होता है, वो कभी एक्सीडेंट देखो, कभी हाईवे वगैरह होता है, कहते वो साइकिल एक बाइक वाला उड़ गया से सही होता है, ठीक। कंडीशन क्या बदले, जितनी वेलोसिटी ज़्यादा रहता है ना, अगर पीछे मारा तो डबल माइनस क्या उसकी वेलोसिटी है, और कहीं फ्रंट पे हुआ प्लस हो जाता है। जैसे मान लो इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है, तब अगर हुआ तो जो हैवियर बॉडी की वेलोसिटी है उसका डबल प्लस उसकी जिस वेलोसिटी से वो आ रहा था वो भी ऐड हो जाएगा और तेज जाता है वापस, और उसी डायरेक्शन में चलता है तो उसकी वेलोसिटी घट जाती है, ठीक है। समझ गए, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे बेटा अगला पॉइंट थर्ड। हाँ जी, कपड़े क्या मिट्टी लगा के पहनते हो क्या? अरे रब को सुंदर नहीं दोगे तो रब को भी कुछ होगा कि
दीवार मूव कर जाएगी क्या? होगा नहीं? नहीं होता है, कोई इफेक्ट उस पर नहीं होगा। तो कंडीशन होता है लाइट का लाइट हैवियर क्या टारगेट, तो उसके इसमें क्या होगा? अगर यहाँ से लाइट को लेकर हम लोग लेते हैं बेटा, कंडीशन क्या है? ये मान लो m1 है और इसकी वेलोसिटी u1, ये बहुत बड़ा इससे जाके टकराया, ये m2 है। कहीं रेस्ट में हो या मोशन में हो, जो भी कह लीजिए, ठीक है। तो ये मान लो रेस्ट में अगर है, इससे जाके टकरा गया, तो इसके इसमें टकराने के बाद ये वाला जो बॉल होता है ना, जो छोटा वाला गया है, वो क्या करेगा? ये रिबाउंस हो जाएगा, टकरा के वापस आएगा, ठीक है। और जो हैवियर बॉडी है वो रिमेस अपनी वेलोसिटी से क्या करेगा? इसी पोजीशन पे रुका रहेगा। अगर ये मूव कर रहा है और अगर इसकी वेलोसिटी कुछ समथिंग हो, तब उस कंडीशन में इसकी वेलोसिटी पे अभी भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये वाला क्या करेगा? तो रिबाउंस होगा, रिबाउंस की वेलोसिटी जो होगी वो अब इसके मोशन की वजह से थोड़ी घटेगी। तो लिखिएगा लाइट को लेकर को लाइट की हैवियर टारगेट, अब उसी मामले से कई क्वेश्चन बनाओ बेटा। v1 की वैल्यू आएगी m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू v1 m2 इंटू अपान देखो, आपके पास m1 बहुत छोटा है बेटा, बहुत छोटा है, तो m1 वाला फैक्टर कैंसिल करेंगे, इग्नोर करेंगे, बचेगा क्या? m2 कैंसिल हो जाएगा, v1 की वैल्यू माइनस u1, ठीक, और प्लस 2m2 u2। ये वैल्यू बहुत क्या है? बड़ी है, ये वैल्यू बहुत छोटी है, ये वाली m1 वाली, इसको ये m1 के राउंड ऑफ करेंगे, रिमूव कर देंगे, m2 बाई m2 कट जाएगा, प्लस 2 v1 की वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस u1 प्लस 2u2, मतलब इसकी वैल्यू जितनी है, जैसे मान लो 50 से जा रहा, तो 50 सीधा मान लो 5 से आगे जा रहा, तो माइनस 50 प्लस 5 इंटू 2 10 का मतलब 40 से वापस आ जाएगा। और अगर ये रुका हुआ होगा तो उस केस में जितने फेंकते जिस स्टेप में जितने वेलोसिटी लगा रहा है उसमें से क्या करेगा? वापस। लेकिन कंडीशन होना चाहिए इलास्टिक ओरिजिन। हम लोग का बाल और कोई बाल फेंकते हैं तो इलास्टिक नहीं होता, इसीलिए वेलोसिटी रिड्यूस कर जाती है। अदरवाइज जितनी वेलोसिटी फेंकते उतनी वेलोसिटी क्या करता है? लौट के वापस आता है, ठीक। निकालो, तो यहाँ पे u2 की वैल्यू नहीं कर लेते हैं, ये u2 का मतलब 0, v1 की वैल्यू को होगी माइनस v1 के बराबर, माइनस v1 के सेकेंड। v2 की वैल्यू निकालोगे बेटा m2 माइनस m1 अपान m1 प्लस m2 इंटू कितना? u2 प्लस m1 अपान m1 प्लस m2। ठीक, अब देखो m2 बहुत बड़ा है, m1 बहुत क्या है? छोटा है, बेटा इसको इग्नोर कर दो, नहीं बचेगा m2 बाई m2 1 हो जाएगा, v2 की वैल्यू u2 के बराबर हो गया। ये बहुत छोटा था तो उसका ये प्रोडक्ट बहुत छोटा होगा, तो ये इफेक्ट हम लोग क्या करते पूरा इग्नोर कर देंगे, तो v2 की वैल्यू u2 के बराबर रहेगा। यानी जो बड़ी वाली बॉडी है ना वो अपनी वेलोसिटी से चलती है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसकी वाली वेलोसिटी को कोई भी आपका इफेक्ट नहीं होगा। तो नोट कर लो बेटा, हम नेक्स्ट जल्दी से फार्मूला बनते हैं, नोट कर लीजिए, इसका पढ़ा जाएगा।
ट्रांसफर होता है, करेंगे कैसे समझा रहे हैं। मान लो कोई बॉडी थी ना, ये M2 U2 था, M1 U1